तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका द पॉइंट्स ग्रोथ इंस्टीट्यूट में। इसमें हम आपको 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर लगवाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है? तो असेंबली भाषा को मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है? असेंबलर। कंपाइलर जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाई, है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये कन्वर्टर नहीं है, ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में निर्देशों की सेट या नियमों की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो कि किसी भी एक विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो एक विशेष भाषा में लिखा जाता है और जो निर्देशों के समूह या सेट इनसे मिलकर ये बनता है, तो इसको क्या कहा जाता है? कोडिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए जिस भाषा में जो नियमों के समूह या सेट ऑफ रूल्स को लिखा जाता है उसे कोडिंग कहा जाता है। चल अगला प्रश्न देखिए। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में विशेष प्रकार प्रकार यानी कार्य या प्रोग्राम होते हैं जिनके उपयोग से एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटीज कर्नेल की विशेषताओं तक पहुंच यानी एक्सेस प्राप्त करते हैं। तो जहां एक्सेस या पहुंच की बात हो जाती है वहां अपना लाइब्रेरी वाला आ जाता है, और सॉरी लाइब्रेरी वाला नहीं, डायरेक्टली। हाँ, तो लाइब्रेरी ही आपको बताता है कि कोई भी डायरेक्टरी कहाँ पर सेव है या कोई भी एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये सब आपको लाइब्रेरी में ही सेव होता है। अगला प्रश्न देखिए। एक मॉनिटर के को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो मॉनिटर की कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको हर्ट्ज में नापा जाता है? तो रिफ्रेश रेट जो होती है उसको हर्ट्ज में नापा जाता है, और स्पीड को किस में मापा जाता है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को आमतौर पर पोर्टेबल उपकरण नहीं माना जा सकता? तो इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल नहीं हो सकता? सुपर कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसका आकार काफी बड़ा होता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह रखना काफी मुश्किल काम होता है। लैपटॉप, पीडीए और टैबलेट ये आपके पोर्टेबल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं जिनको आप आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। विंडो 8 में विंडो अपडेट विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको कमांड बतानी है। तो विंडो में अपडेट ओपन करने के लिए आपको फर्स्ट WU एफ कमांड आपको उपयोग करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। MS पावर पॉइंट में शुरू से ही स्लाइड शो को चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की। तो F5 जो है उसका उपयोग अपन स्लाइड शो के लिए उपयोग करते हैं, और F5 प्रेस करने पर स्लाइड फर्स्ट स्लाइड से ही
डिस्प्ले होती है। और स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। एस्केप बटन। अच्छा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ऑक्टल संख्या का बाइनरी क्या होगा। तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको बदलने की विधि क्या होगी कन्वर्ट करने के लिए। ये टेबल के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो टेबल आपको याद होगी। तो टेबल में 3 की वैल्यू कितनी होती है बाइनरी के संदर्भ। 3 की वैल्यू कितनी होती है। 011। तो 011 देखते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में भी है और सेकंड वाले में भी है ना। और 2 की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, 010 यानी कि 010। तो इसके संदर्भ में आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, URL का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, तो बताइए जरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट वाला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये फुल फॉर्म अभी रिपीट हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, 1989 है ना। तो यहाँ पे www का विकास 1989 में हुआ था, है ना? और 1969 में अर्पानेट आया था, है ना? अर्पानेट क्या है। दुनिया का पहला नेटवर्क, है ना? जिसे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने विकसित किया। अर्पानेट की फुल फॉर्म बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग उपयोगकर्ता विभिन्न गतिविधियों को प्रत्यक्ष करने के लिए करते हैं। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग यूजर प्रत्यक्ष रूप से करता है। तो उपयोगकर्ता जिन सॉफ्टवेयरों का उपयोग करता है उनमें से फेस टू फेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसका उपयोग करना होता है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना उपयोगकर्ता कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता या कुछ भी उसमें कार्य नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को कट करना और उसे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्लिपबोर्ड पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कट की शॉर्टकट की बताना है, जो कि कहाँ पर होती है, क्लिपबोर्ड पर, है ना। तो कट की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+X। ये आपकी कट की शॉर्टकट की है। Ctrl+C कॉपी के लिए है, Ctrl+V पेस्ट के लिए, और Ctrl+S जो है वो सेव के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रेडिट कार्ड के पीछे की पट्टी होती है जिसे अक्सर मैग स्ट्रिप कहा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड के पीछे या एटीएम कार्ड के पीछे जो पट्टी लगी होती है वो किससे बनी होती है, मैग्नेटिक स्ट्राइप। क्रेडिट कार्ड की जो पट्टी होती है वो मैग्नेट से बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। वीडियो ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर भी यहाँ पे हो जाता है। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए की फुल फॉर्म होगी। अगला प्रश्न देखिए,
एक पेंट ब्रश बिटमैप इमेज फाइल है। यह विंडो में समर्थित एक प्रारंभिक बिटमैप इमेज फाइल प्रारूप था। हालांकि बीएमपी या पीएनजी जैसे नए इमेज फाइल प्रकारों ने फाइल प्रारूप को बदल दिया है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपका सॉफ्टवेयर होता है, इसमें पहले बीएमपी और पीएनजी एक्सटेंशन नेम आते थे, उसकी जगह किसने ले ली। तो नया जो पेंट अपना आता है वो पीसी एक्स, उसका एक्सटेंशन जो होगा पीसी एक्स के रूप में उन फाइल्स को अपन सेव कर सकते हैं। चलो, अगला प्रश्न देखिए। बाहरी हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा करने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है। तो बाहरी हमले से निजी नेटवर्क की सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। और फायरवॉल जो है वो आपको कंट्रोल पैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। एंटीवायरस जो होता है वो केवल बाहरी वायरस से, जो बाहर से या अपने कंप्यूटर में जो वायरस मौजूद है उससे कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। डिजिटल हस्ताक्षर ये अपनी कंप्यूटर सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने ईमेल पर एक पहचान के रूप में कार्य करता है। और फॉर्मेटिंग जो है वो किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी फाइल वगैरह को डिजाइन करने के संबंध में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक डिजिटल इमेज या ग्राफिक की सबसे छोटी यूनिट है जिसे डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो किसी भी इमेज के लिए सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, पिक्सल्स। और पिक्सल्स को और क्या कहा जाता है, डॉट्स। और पिक्सल्स के संबंध में डीपीआई जो है स्क्रीन का रिजोल्यूशन नापने के लिए एक यूनिट है, डॉट्स पर इंच। अगला प्रश्न देखते हैं। बाइट और केबी जो है वो आपका मेमोरी से रिलेटेड है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर कितनी पिन इसमें प्रिंट हेड में होती है ये आपको बताना है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में कितनी पिन होती है, 9, 9 और 24। ये आपकी डॉट मैट्रिक प्रिंटर में ये पिन होती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। ऑल इन वन प्रिंटर में क्या सुविधाएं होती हैं। तो आपको यहाँ पे ऑल इन वन प्रिंटर की सुविधाएं बतानी है कि उनमें से कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। तो बताइए जरा इनमें से और क्या क्या होता है। ऑल इन वन प्रिंटर में केवल प्रति बनाने के लिए, क्या इसका उपयोग फोटोकॉपी करने के लिए किया जाता है। केवल प्रिंट और स्कैन करने के लिए इसका उपयोग होता है क्या। केवल प्रिंट करने और फोटोकॉपी के लिए होता है क्या, नहीं। इसका उपयोग प्रिंट करने के लिए, फोटोकॉपीज प्रतिलिपि जेरॉक्स करने के लिए, साथ में स्कैनर की सुविधा भी ये आपको देता है। तो लेजर प्रिंटर या ऑल इन वन प्रिंटर जो होता है वो आपको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंटेनर का इस्तेमाल लेजर प्रिंटर में टोनर पाउडर रखने के लिए किया जाता है। तो मैं ये आपको बता चुका हूँ पहले कई बार। तो लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें टोनर पाउडर रखने के लिए, यानी जो स्याही रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, टोनर कार्टेज। लेजर प्रिंटर में स्याही भरने के लिए कार्टेज का उपयोग किया जाता है। और लेजर प्रिंटर में ब्लैक कलर की पाउडर के रूप में स्याही भरी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग वर्तमान स्थिति से वर्तमान लाइन के अंत तक टेक्स्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। तो सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, और पूरी लाइन के लिए तो पूरी लाइन को शिफ्ट प्लस एंड
शॉर्टकट की प्रेस करके सिलेक्ट किया जा सकता है। कंट्रोल एन नई फाइल के लिए ओपन होता है। कंट्रोल बी किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए उपयोग होता है। और अल्ट आई ये आपके टैब ओपन करने के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी डिजिटल इमेज कंप्रेस विधि एक छवि को निरूपित करने के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या के से संबंधित होता है। तो जब भी आप किसी इमेज को कंप्रेस्ड करते हैं तो उसके संदर्भ में बिट्स की जो संख्या होती है उसके साथ क्या परिवर्तन होता है? क्या मिनिमाइज होती है, मिनिमाइजिंग यानी सबसे कम, या सबसे ज़्यादा होती है, या इंक्रीज हो जाती है, या इनहेंसिंग हो जाता है? तो आपको बताना है इमेज संपीड़न या इमेज कंप्रेशन के संदर्भ में बिट की संख्या में क्या होता है? मिनिमाइज, है ना। यानी इसमें इमेजेस का जो साइज होता है वो कम हो जाता है और इसकी बिट्स यानी बिट का आकार जो रहेगा वो कम हो जाएगा, इनकी संख्याएं भी कम हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में सबसे ज्यादा कार्य छपाई के लिए होता है और छपाई के लिए कौन सा प्रिंटर उपयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर। क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में छपाई करनी होती है तो आपका लेजर प्रिंटर ही सबसे सक्सेस प्रिंटर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं पढ़ी होंगी। इनमें से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कौन सा नहीं है। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सीपीयू कार्य नहीं करता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है और मेमोरी मैनेजमेंट ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। तो सीपीयू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर पर फाइलों और अन्य डायरेक्टरीज है ये को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी भी फाइलों को सेव करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायरेक्टरीज का। और डायरेक्टरी का जो संकेत होता है वो डॉट के साथ, सॉरी कॉलन के साथ, ये स्लैश के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। टूल HTTP, है ना, ट्रैफिक को लॉग करने, कैप्चर करने और प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। इनमें से कौन सा टूल है जो HTTP पर ट्रैफिक को लॉग करने के लिए या उसको कैप्चर करने के लिए बनाया जाता है? तो HTTP से संबंधित अपना यहाँ पे एक ही है, HTTPR का, है ना। अगला प्रश्न देखिए। DES किसी सिफर का एक कार्यान्वयन होता है। तो DES का फुल फॉर्म आपको बताना है पहले तो। डेटा एन्क्रिप्शन सिस्टम। इसके संदर्भ में फीस्टल जो होता है उस सिपर टेक्स्ट के साथ मिलकर उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है या उसको कार्यान्वयन या संचालित करने का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित एक्सेल फंक्शन का आउटपुट आपको बताना है। सीलिंग फंक्शन है और 155 संख्या और इसका दूसरा जो वैल्यू है वो 35। तो इसमें आपको सीलिंग फंक्शन के लिए आपको वैल्यू बतानी है।
देखिए सीलिंग फंक्शन में होता क्या है कि जो भी फर्स्ट जो संख्या दे रखी है आपको, उसमें दूसरी संख्या का आपको भाग देना होता है, और सीलिंग यानी उस संख्या से ऊपर ही उसका आंसर होना चाहिए। तो 155 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना? तो अपन दूसरा तरीका और भी इसका देखें अगर, तो सीलिंग फंक्शन में कभी भी जो पहली संख्या आपको दी हुई है, इससे कम आंसर नहीं हो सकता है ना? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा 175, क्योंकि 35 जो है वो 175 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप ड्यूल बूट वर्क स्टेशन पर विंडो 2000 स्थापित नहीं करने जा रहे हैं, तो इसे स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा फाइल सिस्टम बेहतर विकल्प है? तो आपको इनमें से फाइल सिस्टम बताना है कि कौन सा फाइल सिस्टम विंडो 2000 के लिए उपयुक्त रहेगा। तो कौन सा फाइल सिस्टम रहेगा? NTFS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलिए, और FAT30 जो 32 जो है वो पहले फ्लैश ड्राइव के लिए उपयुक्त होता था, लेकिन अभी ये बंद हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो प्रोग्राम है? बिल्कुल, टॉक रेडियो। बिल्कुल टॉक रेडियो की तरह, जिसे आप अपने स्मार्टफोन पर सब्सक्राइब करते हैं और जब चाहें इसे सुन सकते हैं। तो आपको ऐसे फंक्शन का नाम बताना है जो रेडियो की तरह कार्य करता है। तो ये आपका है, पॉडकास्ट जो होता है वो रेडियो की तरह कार्य करता है। जब आपको जरूरत है तब इसको सुना जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। MS एक्सेल 2019 में फॉर्मूला के संदर्भ में एक वृत्तीय संदर्भ सर्कुलर रेफरेंसेस के रूप में कार्य करता है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले के संदर्भ में बताना है। फॉर्मूले के संदर्भ में इनमें से क्या सही होगा? हाँ, तो एक फॉर्मूला जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं पर निर्भर करता है, यानी जब आप किसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप से अपने आप से जुड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए इंटरनेट की निम्नलिखित में से कौन सी संचार सेवा का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट से जुड़ी सभी सेवाओं को लागू करने के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है, और ये एक जो है वो प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है, टेलनेट, है ना? इस प्रोटोकॉल का उपयोग यानी टेलनेट का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखिए। MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में वाटरमार्क विकल्प उपलब्ध होता है? डिजाइन टैब। ये MS वर्ड 2016 के संदर्भ में पूछ रहा है, तो 2016 में डिजाइन टैब में आपको वाटरमार्क मिल जाता है। अगर MS वर्ड 2007 की बात करते तो वाटरमार्क आपको कहाँ मिलता? किस टैब में मिलता? पेज लेआउट टैब। MS वर्ड 2007 के लिए। अगला प्रश्न देखिए। MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड में
नया टेक्स्ट आपको जोड़ना है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करना होगा। हाँ, यहाँ पे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी को टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक्सेल में डोनेट चार्ट के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको डोनेट चार्ट के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। उनका उपयोग स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो स्टॉक के लिए स्टॉक चार्ट का उपयोग किया जाता है। जब ये कई डेटा श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं तो इन चार्टों को पढ़ना आसान नहीं होता है। इसमें से डोनेट चार्ट के संबंध में ये ऑप्शन अपना सही है, क्योंकि जब ये किसी भी सीरीज को प्रदर्शित करते हैं तो इसमें इन चार्टों को पढ़ना आसान नहीं होता है। डोनेट चार्ट के संदर्भ में है, ये चार्ट मूल्यों के जोड़ों की तुलना करता है, नहीं करता। ये चार्ट एक स्मूथ वर्क प्रदर्शित करता है। अगर स्मूथ वर्क प्रदर्शित करता तो चार्ट के डेटा को पढ़ना आसान हो जाता। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ई बैंकिंग की एक योजना है जिसके उपयोग से व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका देश में किसी भी अन्य बैंक में शाखा में खाता है जो इस योजना में भाग ले रहे हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि किस ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बस उसका खाता अपने भारत के ही बैंक में होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सुविधा है? नेफ्ट। नेफ्ट जो है वो आपको फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है। नेफ्ट की फुल फॉर्म बताइएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एक एग्जांपल है, वो आपको बताना है। आपने सेल रेफरेंस पढ़े हैं? कितने प्रकार के होते हैं? सेल रेफरेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल, दूसरा मिक्स्ड और तीसरा होता है एब्सोल्यूट। तो नॉर्मल सेल रेफरेंस यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो नॉर्मल सेल रेफरेंस के लिए है। मिक्स्ड के लिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा। और अगर एब्सोल्यूट वाले की बात की जाए तो एब्सोल्यूट वाले में आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम को ड्रॉ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो टेबल ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टेबल का ही उपयोग किया जाता है। देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट, तो ये तो आपको एक्सेल की स्प्रेडशीट प्रदान करती है। कोई एक टेबल से टेबल के कुछ बने हुए प्री फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं। इंसर्ट टेबल के माध्यम से किसी भी रो या कॉलम्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं और ड्रॉ टेबल के माध्यम से आप किसी भी टेबल को पेंसिल की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी है जो संगठनों और घरेलू उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है? तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है जो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। तो आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको एवं किसी भी संस्था को इंटरनेट
एक्सेस करने की परमिशन देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में सिंगल का चयन करते हैं तो लाइन स्पेसिंग को किसमें मापा जाता है? अगर आप सिंगल का चयन करते हैं तो सिंगल लाइंस में ही रहेगा, सिंगल डबल। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन कीबोर्ड शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट्स में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? तो सभी को पता होगा ये कंट्रोल ए जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने की परमिशन आपको देती है। कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एफ फाइंड कमांड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जब आप एम एस वर्ड 2016 में फाइंड कमांड प्रेस करते हैं, कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, तो इसके स्थान पर एक नेविगेशन पैड उपस्थित होता है। और कंट्रोल बी जो है वो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। एम एस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स में लेआउट टैब के कॉलम विकल्प का उपयोग करते समय लेफ्ट कॉलम प्रीसेट में पहली कॉलम दूसरी कॉलम से क्या होता है? छोटा होता है। तो लेफ्ट कॉलम जो होता है, अगर एम एस वर्ड में डिफॉल्ट कॉलम के रूप में सिंगल कॉलम कार्य करता है। फिर डबल कॉलम जब आप सिलेक्ट करते हैं तो दोनों कॉलम्स की लंबाई सॉरी दूरी समान रहेगी। लेफ्ट कॉलम में जो पहला कॉलम रहेगा वो आपका बड़ा रहेगा और राइट वाले कॉलम में दूसरा वाला कॉलम बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा। इसमें क्या कह रही है? पहले कॉलम दूसरे कॉलम से पहला देखिए लेफ्ट में क्या कंडीशन हो रही है? लेफ्ट में दूसरा कॉलम जो है वो पहले कॉलम से छोटा है, दूसरा कॉलम छोटा है। लेकिन अगर यहाँ पर राइट की बात करेंगे, राइट वाले कॉलम की, तो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा फिर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एम एस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आमतौर पर आपके टेक्स्ट को विशिष्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? जैसे कि आप एक फ्लो रिसेंट मार्कर के साथ पेपर को हाईलाइट करते हैं। जैसे आप पेपर पर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं तो उसी तरह से एमएस वर्ड में कौन सा फंक्शन कार्य करता है? तो अप्लाई टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये जो ऑप्शन है सभी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट बदल देता है ना। और हाईलाइट वाला ऑप्शन आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप एम एस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब के क्रिएट ग्रुप में लेवल आइकन पर क्लिक करते हैं तो किसका डायलॉग्स ओपन होता है? लेवल आइकन पर क्लिक करने पर इसमें आपका एनवलप और लेवल्स दोनों ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। लेवल आइकन पर क्लिक करने पर एनवलप और लेवल्स वाले ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है। जब हम पत्र की मेल मर्जिंग प्रक्रिया में नीचे दिए गए विकल्प पर क्लिक करते हैं, यानी आपको जब ग्रीटिंग लाइन पर क्लिक करना होता है तो आपको इनमें से क्या होता है ग्रीटिंग लाइन के साथ?
ग्रीटिंग लाइन डालें, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट ग्रीटिंग, ऐड ग्रीटिंग या ऐड ग्रीटिंग लाइन, इनमें से कौन सा होगा? इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन ऑप्शन के माध्यम से आप इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन डाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रघु एमएस वर्ड 2019 की मेल मर्ज प्रक्रिया में लिफाफे एनवलप का आकार बदलना चाहता है। ऐसा करने के लिए दिए गए चरणों के क्रम में अनुपस्थित विकल्प का आपकी पहचान करनी है कि कौन सा विकल्प इसमें रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कौन सी टैब पर जाना होगा मेल मर्ज के लिए? मेलिंग टैब पर, है ना। जब आप मेलिंग टैब पर जाएंगे तो आपको वहाँ फर्स्ट ग्रुप जो है क्रिएट ग्रुप मिलेगा। वहाँ आपको एनवलप, एनवलप में ऑप्शन पर जाकर आप एनवलप का साइज बदल सकते हैं। तो एनवलप और मेल मर्ज वगैरह ये सब आपको मेलिंग टैब में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सबसे धीमी प्रकार की इंटरनेट सेवा है? तो यहाँ आपको बताना है कि सबसे स्लो स्पीड वाला इंटरनेट आपका कौन सा होता है। डायल अप कनेक्शन जो होता है वो सबसे स्लो कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी यूजर आईडी और पासवर्ड को डायल करके इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है। और डायल अप कनेक्शन जो होता है वो आपका टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, पिवोट टेबल मानचित्र, पिवोट टेबल वैल्यू एरिया के संदर्भ में यदि आप एक टेक्स्ट फील्ड जोड़ते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल किसी भी टेक्स्ट फील्ड के लिए दिखाता है। तो जब आप पिवोट टेबल वैल्यू का उपयोग करते हैं, इनमें से आपको टेक्स्ट फील्ड के लिए क्या दिखाता है? काउंट, है ना। यानी वहां से आपको ये पता चल जाता है कि इसमें कितनी वैल्यू रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक श्रेणी रेंज में उन सेलों की संख्या की गणना करता है जो खाली नहीं है? आपको एक्सेल फंक्शन बताना है कि जो सभी सेलों को काउंट करता है। काउंट ए जो है वो आपको सभी सेलों को काउंट करता है। और काउंट ऑप्शन के द्वारा केवल उन्हीं सेलों को काउंट किया जाता है जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखी गई है। काउंट ब्लैंक ऑप्शन केवल ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है। और काउंट इफ जो है वो किसी विशिष्ट कंडीशन के आधार पर सेल रेंज को काउंट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने के लिए आवश्यक एक बुनियादी घटक नहीं है? तो प्रिंटर जो है उसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं किया जाता, जबकि स्पीकर, मॉनिटर और कैमरा इन तीनों का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए सबसे उपयोगी है? तो रियल टाइमिंग स्ट्रीमिंग के लिए डेटा के बड़े वैल्यू, बिग वैल्यू ऑफ डेटा, ये इसके लिए सबसे उपयोगी होता है क्योंकि रियल टाइमिंग के लिए आपको काफ़ी सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है। चलिए तो ये आपका आज का पेपर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।